नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां, अर्धायुकाल। ये अर्धायुकाल को हम कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, हमने कल पढ़ा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको समाकलित दर समीकरण के सूत्र याद हैं तो उसी सूत्र के माध्यम से आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। ये हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, तो इन सूत्रों को बहुत सावधानी से देखिएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हमने कल जो समाकलित दर समीकरण पढ़ा था उस सूत्र को हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आज के जो सूत्र हैं अर्धायुकाल की हम गणना करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी निकाला था, है ना? तो याद रखिए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आई बटन में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि हमको ये पता चल सके कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए अर्धायुकाल जो है उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? तो इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो आइए आज हम देखते हैं प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल की गणना। तो इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, तो उसको मैं सीधा लिख देता हूं। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण क्या होता है, तो उसके लिए हमने कल निकाला था, यहां पर हमने निकाला था k बराबर होता है 2.303 बटे यहां पर t लिखे थे, और यहां पर जो होता है यही इसी के बारे में बात कर रहा था। यहां पर हमने क्या लिखा था, ऊपर में क्या लिखे थे, आर सांद्रण, ये प्रारंभिक सांद्रण होता है, और नीचे में क्या होता है, यहां पर होता है उसका टी समय बाद का सांद्रण, है ना? तो इस प्रकार हमने सूत्र लिखा था। इसका दूसरा रूप भी हमने लिखे थे। आइए मैं उस दूसरे रूप को भी बता देता हूं। इसी को हमने किस रूप में लिखा था? इस रूप में भी हमने लिखे थे 2.303 बटा यहां पर टी लिखे थे, और यहां पर हमने लिखा था लॉग लिखे थे, और यहां पर प्रारंभिक सांद्रण को ए और टी समय बाद जो उनका सांद्रण है उसको हमने क्या लिखा था, इस प्रकार लिखा था, क्योंकि टी समय बाद उसका कितना भाग बच जाता है, इतना भाग, a माइनस x भाग। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं और हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही है ना? तो याद रखिएगा, ये कोई अलग सूत्र नहीं है, ये भी क्या है, प्रारंभिक सांद्रण के लिए इस प्रकार का, और ये टी समय बाद के सांद्रण के लिए है। तो दोनों सूत्र एक ही है। तो आइए हम इसी सूत्र के माध्यम से आज हम अर्धायुकाल की गणना करते हैं। तो दोस्तों, ये तो सूत्र हो गया। आप क्या करेंगे, चूंकि हमको अर्धायुकाल की गणना करना है तो हम टी को इधर ला लेते हैं यहां पर। तो इस प्रकार हम हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे यहां पर k को इधर ला लेते हैं, है ना? ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रण, और ये हो जाएगा t समय बाद का सांद्रण। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको मान रखने हैं, है ना? किसका? टी का, क्योंकि ये तो पूरा समय के लिए है, मतलब अभिक्रिया जब पूरा संपन्न होता है तो टी लेते हैं। और हाँ चलो, अर्धायुकाल किसे कहते हैं जी, कौन बताएगा? बड़ा सिंपल चीज है। अर्धायुकाल मतलब किसी अभिक्रिया को संपन्न होने में जो पूरा समय लगे, तो वो तो उनका समय हो गया, उन्हीं को यदि आधा कर दिया जाए, कहने का मतलब क्या है, यदि किसी अभिक्रिया को आधा संपन्न होने में जितना समय लगे वही उसका क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल। यह भी कहा जा सकता है कि अर्धायुकाल में उस जो अभिक्रिया है उनका सांद्रण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया के सांद्रण को आधा होने में लगने वाला जो समय है वही क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। अर्धायुकाल के लिए यहां पर लिख देंगे है ना, ये हो जाएगा अर्धायुकाल के लिए टी का जो मान है, ये तो पूरा समय के लिए है, तो अर्धायुकाल मतलब अभिक्रिया को आधा होने के लिए
तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम आधा कर देंगे, ये हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा ना कि अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया का आधा संपन्न हो जाना। मतलब जो सांद्रण यहां पर दिया हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण का आधा। आधा मतलब 1/2। तो इस मान को हम इस समीकरण में रख देते हैं। चलो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहते हैं, है ना। अब ये देखिए अर्धायुकाल के लिए हाफ ईयर जो पीरियड होता है उसके लिए टी का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। टी 1/2 मतलब इसी को अर्धायुकाल बोलते हैं। और उनका सांद्रण क्या हो जाता है, प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। तो ये वैल्यू हो गया। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो इस प्रकार हम इस मान को समीकरण में रख के देखते हैं, यहां पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए टी का जो वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ऐसा यही अर्धायुकाल है। और ये हो जाएगा 2.303 और यहां पर तो के रहेगा ही। अब ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है लॉग और यहां पर लिखा है आर, ये प्रारंभिक सांद्रण है, इसको कुछ नहीं करना है। और ये जो सांद्रण है टी समय बाद का जो सांद्रण है वो क्या हो गया है, अब ये टी जो है क्या हो गया, हाफ हो गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनका हाफ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा R0 और ये बट्टे क्या हो जाएगा 2। अब ये तो पता है हमको कि ये दोनों सेम है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर बट्टे का बट्टे है और हमको पता है जब बट्टे का बट्टे हो तो नीचे में जो बट्टे होता है वो ऊपर जाता है, तो क्या हो जाता है, अंश हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है ना। जैसे यहां पर देखिए ये बट्टे क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अंश का हर होगा और हर का अंश हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं ये क्या होगा। लिखते हैं, ये हो जाएगा, ये देखिए ये अर्धायुकाल के लिए ऐसा लिखते हैं 1/2 हाफ ही है। अब यहां पर हो जाएगा, ये तो रहेगा ही 2.303 और यहां पर आ जाएगा के। अब यहां पर जो लॉग है ना, अब ये क्या था, 1/, कब फिर 1/2 था, मतलब बटे का बटे था। यहां पर यदि हम ये लिखें कि 1/, उसके बाद फिर बटे लिखें 1/2, तो ये बटे का बटे नहीं हो गया जी। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी हम बटे का बटे लिखते हैं तो यहां पर क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 2/1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पर क्या हो जाएगा, हर जो है अंश में चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, log 2। अब log 2 के मान को तो आपको पता है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो, चूंकि हमको पता है करके, तो मैं यहां पे कोष्टक में लिख देता हूं log 2 इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 0.3010। ये क्या है, इसके मान होते हैं, है ना, log के मान होते हैं। अब इस वैल्यू को हमको कहां रखना है, यहां पे रखना है। तो ये हमारा जो टी का वैल्यू है, अर्धायुकाल जो है, ये हो जाएगा 2.303 और ये log 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.3010 बटे यहां पर कितना आ जाएगा, ये तो के है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, आप लोग गुना करके देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर है ना, वो कितना आता है जी, ये आता है 0.693 बाई के। यही जो है किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र होता है। अब ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है कि नहीं करता है ना। मतलब आपको कैसे भी प्रश्न घुमा देगा, तो आप यहां पर देखिए, क्या यहां पर कहीं पर भी प्रारंभिक सांद्रण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। जबकि हमने पढ़ा है शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब हमने अर्धायुकाल निकाला था, तो वो जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, करता है। कैसे निर्भर करता है, हमने निकाला था ना शून्य कोटि के लिए, ऐसे निकाले थे। इसका मान कितना आया था, यहां पर प्रारंभिक सांद्रण ऊपर में आया था और नीचे में आया था 2k। कहने का मतलब क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि के लिए ध्यान दीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में ये देखो, ये क्या है, ये प्रारंभिक सांद्रण है ना, तो प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। जबकि इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर
नहीं करता, क्योंकि इनका मान कितना आ गया 0.693 आया, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सूत्र के माध्यम से और इस सूत्र के माध्यम से, दोनों ही सूत्रों के माध्यम से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो। तो दोस्तों कल के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।